सन 1700 के दौरान दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा करीब 27% का था और अकेले भारत की ही जीडीपी पूरे यूरोपियन महाद्वीप से भी ज्यादा थी। लेकिन सिर्फ 250 सालों के अंदर ही भारत की जीडीपी विश्व की जीडीपी के 27% से घटकर केवल 3% ही रह गई और भारत के लोग गरीबी का शिकार हो गए। आखिर ये सब हुआ कैसे, ये जानने के लिए आज हम भारत के काले इतिहास के पन्ने पलटने वाले हैं। आपका स्वागत है 18वीं शताब्दी के भारत में। सन 1707 में मुगल राजा औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और यहीं से भारत में मुगल एम्पायर के पतन की शुरुआत हो जाती है। जब मुगल एम्पायर अपने पतन के करीब था, ठीक उसी समय भारत की रीजनल पावर्स में दिल्ली का तख्त जीतने की होड़ शुरू हो जाती है और भारत एक बहुत ही नाजुक दौर में पहुंच जाता है। और स्थिति तब और भी खराब हो जाती है जब 1739 में पर्शिया का राजा नादिर शाह भारत पर हमला कर देता है और दिल्ली तक पहुंच जाता है। इस उथल पुथल के दौर में ब्रिटिशर्स को एक मौका नजर आता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हुए जल्द ही ब्रिटिशर्स की स्थिति भारत में मजबूत होती चली जाती है। हालांकि भारत में पहले भी विदेशी आक्रमण होते रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स पहले जैसे आक्रमणकारियों की तरह नहीं थे। जैसे नादिर शाह ने भारत को लूटा और फिर वापस चला गया, और ना ही हुणों की तरह जिन्होंने गुप्ता साम्राज्य पर हमला किया था। इन सब से उलट ब्रिटिशर्स भारत को कभी न खत्म होने वाली सोने की खान की तरह देखते थे, जहां से रिसोर्सेज को हमेशा निकाला जा सकता है। और जब तक भारत को सन 1947 में आज़ादी मिलती है, तब तक भारत अंदर से खोखला हो चुका था। हमारी इकोनॉमी डी इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी थी, व्यापार के साधन खत्म हो चुके थे और लोग रंग और जात के नाम पर बटे हुए थे। जो भारत कभी दुनिया में जगत गुरु कहलाता था, सिर्फ 200 साल के कॉलोनियल राज ने भारत को कहीं का ना छोड़ा। ब्रिटिशर्स द्वारा भारत को लूटना इतना भयानक था कि एक फेमस अमेरिकन स्कॉलर डुरांट इनकी तुलना इतिहास के सबसे भयानक क्राइम से करते हैं। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कॉलोनियल राज से पहले भारत कैसा दिखता था। 19वीं शताब्दी के एक अमेरिकन जर्नलिस्ट G.T. सुंदरलैंड भारत के बारे में लिखते हैं कि भारत किसी यूरोपियन या एशियन देश से अधिक इंडस्ट्रियलाइज और मैन्युफैक्चरिंग नेशन था। भारत के सूती वस्त्र पूरी दुनिया में मशहूर थे। साथ ही भारत में बने गहने, जवाहरात, मिट्टी के बर्तन और धातु से बने सामान की पूरी दुनिया में डिमांड थी। भारत की वास्तुकला का पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं था। साथ ही भारत में बड़े बड़े व्यापारी, योद्धा, नाविक और फिलोसोफर्स थे। भारत के पास न सिर्फ लाजवाब जहाज बनाने की तकनीक थी, बल्कि उसने पूरी दुनिया को इन तकनीकों से परिचित कराया था। शायद आपको ये बड़ा चढ़ाकर कहने वाली बातें लगें, पर पुराने रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत दुनिया के लीडर्स में से एक था। चलिए एक एक करके भारत की इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग और मेटल वर्किंग इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं। भारत प्राचीन काल में लंबे समय तक विश्व की टेक्सटाइल सुपर पावर बन के रहा। भारत में वस्त्र उद्योग के कई सेंटर्स थे। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए मशहूर था, तो वहीं गुजरात और बंगाल अपने हाथ से बुने कपड़ों के लिए जाने जाते थे और इन्हीं कपड़ों की डिमांड पूरे विश्व में थी। और सही मायनों में 18वीं शताब्दी के मध्य तक अकेला भारत ही पूरी दुनिया के 25% कपड़ों के व्यापार में हिस्सा रखता था और कपड़ों का ये उद्योग पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता था। इसको ऐसे समझिए कि भारतीय कपड़ों की पॉपुलैरिटी की वजह से ही कई विदेशी व्यापारिक मार्ग तैयार हुए और इन्हीं व्यापारिक मार्गों का सहारा लेते हुए दूसरे भारतीय शिल्पकार भी अपनी वस्तुओं को पूरी दुनिया में बेच सकते थे। और एज अ रिजल्ट केवल इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चलते ही भारत में और भी कई इंडस्ट्रीज फल फूल रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री रास्तों से ही होता है और भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इस मामले में काफी आगे थी। भारत के कई बंदरगाहों पर जहाज बनाने का काम किया जाता था, जैसे ढाका, मसूलीपत्तनम, कलिकट, सूरत, कलोन और भी न जाने कितने बंदरगाह। इन क्षेत्रों की सारी ग्रामीण जनसंख्या जहाज बनाने के कार्य में किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई थी और इन जहाजों की क्वालिटी का पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं था। इतिहास बताता है कि एक बंगाली मर्चेंट की फील्ड में कम से कम 5000 जहाज होते थे, जिसमें से हर एक जहाज लगभग 500 टन तक सामान उठा सकता था और ये सभी जहाज बंगाल में ही भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते थे। एक ब्रिटिश नाविक भारतीय जहाजों के बारे में लिखता है कि भारतीय जहाज बेमिसाल थे।
उनकी कारीगरी का कोई जवाब नहीं था। वो ये भी बताता है कि बंगाली जहाज अंग्रेजी जहाजों से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ थे। बंगाली जहाजों की एवरेज लाइफ करीब 20 साल तक होती थी, तो वहीं अंग्रेजी जहाज केवल 12 साल तक ही उपयोग में लाए जा सकते थे। भारत को अगर स्टील इंडस्ट्री का जनक भी कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं होगा। स्टील के क्षेत्र में भारत का कोई जवाब नहीं रहा है। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भारत में बनी स्टील को दुनिया में वुड्स या डेमास्कस स्टील के नाम से जाना जाता था और इसको बनाने की तकनीक सिर्फ दक्षिण भारतीय कारीगरों के ही पास थी। अरब और यूरोप के देश तलवार जैसे हथियार भारत से ही खरीदते थे। इन तलवारों की ये खासियत थी कि इसमें कभी जंग नहीं लगती थी और साथ ही इनमें हुई लाजवाब नक्काशी के चलते इनको स्टेटस सिंबल की तरह भी देखा जाता था। हम किसी भी पहलू से भारतीय इतिहास को उठा के देख लें, पर ये तो पाएंगे ही कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था। पर ब्रिटिशर्स ने भारत को बर्बाद किया कैसे? ब्रिटिशर्स का सबसे मुख्य उद्देश्य भारत पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाकर उसको अपने अधीन करना था। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स के हाथ में शक्ति आई, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल के रख दिया, जिसमें सबसे पहला कदम भारत की इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना था। जिसमें सबसे पहले उन्होंने भारतीय कपड़ों पर अपना एकाधिकार जमाया और उनका एक्सपोर्ट बंद कर दिया, जिससे भारत के ट्रेड लिंक्स दुनिया से कट गए और खुद ब्रिटिशर्स ही भारतीय कपड़ों के एकमात्र खरीदार बन गए। इसके बाद उन्होंने भारतीयों को कपड़े के लिए विदेशी मुद्रा देने की बजाय भारत से ही टैक्स के रूप में कलेक्ट किया गया पैसा देना शुरू कर दिया, जिससे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रुक गई और कपड़ों के दाम भी नीचे आ गए। इससे भारतीय कारीगरों को भारी नुकसान हुआ और वो कहीं के नहीं बचे। और वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, जल्द ही ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इन सब में इन्वॉल्व हो गई और भारतीय कपड़ों से कंपटीशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालांकि भारतीय कपड़ों पर इतने रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी ब्रिटेन में कपड़े भारतीय कपड़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अंग्रेज सिपाहियों ने भारतीय कारीगरों की मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया और कुछ रिकॉर्ड्स तो यहाँ तक बताते हैं कि उन्होंने भारतीय कारीगरों के अंगूठे तक तोड़ दिए थे। और वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, ये इंश्योर करने के लिए कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब कभी दोबारा ग्रो न कर पाए, इसलिए उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल्स पर 80% तक का एक्सपोर्ट टैरिफ लगा दिया, जिसको 22 कैच इफेक्ट कहा जाता है, जिसके अनुसार अब भारतीय कपड़ों को इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं होता था और भारतीय अपना कपड़ा किसी और को बेच भी नहीं सकते थे। और ठीक इसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन से अंग्रेजों ने भारत की लगभग हर एक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, जिसके चलते भारत रॉ मटेरियल जैसे कॉटन और मेटल का सिर्फ एक एक्सपोर्टर बन के ही रह गया और ब्रिटिशर्स उसका इस्तेमाल करके फिनिश प्रोडक्ट्स बनाकर दोबारा भारत में ही ऊंचे दामों पर बेचने लगे। एक ब्रिटिशर्स विलियम हिक्स कहते हैं कि हमने भारत को सिर्फ ब्रिटेन के सामान का एक आउटलेट बनाने के लिए जीता है और मुझे ये कहने में कोई भी दुविधा नहीं है कि हम भारत को भारतीयों की वजह से ही कब्जा करके बैठे हैं। भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना डरावना था कि सन 1947 तक भारत की जनसंख्या का केवल 0.7% ही हिस्सा किसी न किसी काम में एम्प्लॉयड था। पर इन सब से पहले भारतीय कारीगरों को अपनी जीविका के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। ब्रिटेन की मोनोपोली और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इन कारीगरों को खेती करने के लिए मजबूर कर दिया। पर इस पर चार्ल्स हॉल का कहना था कि भारत की जनसंख्या को दोबारा मिट्टी पर ही फेंक दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन के डिस्क्रिमिनेटिंग टैक्सेस ने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की हर ब्रांच को बर्बाद कर दिया। ग्रामीण इलाकों में गरीबी अपने चरम पर थी और भारतीय कृषि भी इतने फायदे का सौदा नहीं थी। एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की कमी और कुछ सालों के अंतराल से पड़ने वाले अकाल और बेहिसाब गरीबी चारों तरफ फैल गई। खेती करना अब ज्यादातर भारतीयों का प्रमुख कार्य बन चुका था। पर ब्रिटिशर्स यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने भारतीयों को और भी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया और किसानों पर हैवी टैक्सेस लगाए गए, जिसका इस्तेमाल भारत में अंग्रेजी सरकार चलाने के लिए किया जाता था। और ये टैक्स कुल कमाई का 50% से लेकर 80% तक होते थे, जो कि फसल तैयार होने से पहले ही तय कर दिए जाते थे। और इनका रिजल्ट ये निकला कि भारतीय किसानों की इनकम से ज्यादा उन पर कर्जा ही होता चला गया। और ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में लगाए गए ये टैक्स उस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थे। ये पूरी दुनिया से लगभग
3 गुना ज्यादा थे। और यहाँ तक कि इस बात का जिक्र ब्रिटिश पार्लियामेंट में तक हुआ कि भारतीयों पर मैक्सिमम टैक्स लिमिट तक टैक्स लगाया जा रहा है, भारत के हर प्रोविंस से टैक्स लिया जा रहा है। और ये इतने गर्व की बात है कि कितने ठीक तरीके से हमने भारत का उतना टैक्स कलेक्ट किया जितना वहाँ के राजा कभी कर ही नहीं पाते थे। कॉलोनियल टैक्स इतने अधिक थे कि करीब 2/3 भारतीय जनसंख्या आसपास के देशों में भाग गई, क्योंकि भारतीय राजा भी उस समय अपनी प्रजा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे और भारत में रहने वाले करोड़ों लोग बड़ी मुश्किल से टैक्स भर पाते थे। ये स्थिति तब और भी भयानक हो जाती है क्योंकि ब्रिटिशर्स टैक्स के मामले में कोई भी नेगोशिएशन नहीं करते थे। टैक्स ना देने वालों को जेल में डाल दिया जाता था और उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। यहाँ तक कि एक पिता भी अपने बच्चों को सिर्फ टैक्स भरने के लिए बेचने पर मजबूर था। किसानों को टैक्स ना देने पर मारा पीटा जाता था और फिर अंत में उनकी जमीनें जब्त कर ली जाती थीं। इसकी वजह से भारतीय इतिहास में पहली बार बिना जमीन के लाखों किसानों की फौज इकट्ठी हो गई। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत ब्रिटेन का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स था और साथ ही भारत ब्रिटेन के सामान का सबसे बड़ा खरीदार भी था। भारत में नौकरी करने वाले ब्रिटिशर्स को अच्छी खासी सैलरी दी जाती थी और ये सब होता था इंडियन टैक्स के इस्तेमाल से। ब्रिटिशर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो कभी भारत से जुड़े ही नहीं और ना ही उन्होंने इसको अपना देश मान के राज किया। उन्होंने भारत को हमेशा एक पूरी तरह से विदेशी देश के रूप में देखा और भारत को सिर्फ अपनी कब्जा करी हुई एक कॉलोनी ही माना। कंपैरिजन के लिए चलिए पुराने आक्रमणकारियों का ही उदाहरण ले लेते हैं जिन्होंने भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर जैसे वंशों की नींव रखी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी अनइक्वल टैक्स लगाए थे, धर्म के नाम पर भेदभाव किया था, भारत को लूटा था और भारतीयों पर अत्याचार किए थे और वो भी अपनी रेस को सबसे अलग मानते थे। पर एक बात जो बिल्कुल क्लियर है कि उस समय भी भारत का ज्यादातर पैसा भारत में ही रहता था। लगभग 200 साल के मुगल राज के बावजूद भी भारत का ग्लोबल जीडीपी में शेयर करीब 27% का था और इसका एक बहुत ही सीधा साधा सा कारण है। देखिए, मुगल भी दूसरे देश फरगना जैसी जगह से बिलोंग करते थे, मगर उन्होंने कभी भारत की रिसोर्सेज को अपने होमलैंड में ट्रांसफर नहीं किया। भारत भले ही फरगना नहीं था, पर यह मुगलों का नया घर बन चुका था जिनकी लॉयल्टी सिर्फ भारत के लिए ही थी। वहीं ब्रिटिशर्स ने भारत को हमेशा दूसरे देश की तरह ही रूल किया। उनके द्वारा भारत में कमाया गया पैसा कभी भारत में इन्वेस्ट ही नहीं किया गया, बल्कि ये सारा पैसा उनके अपने देश ब्रिटेन भेज दिया जाता था और इस तरह से उन्होंने लगभग 43 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ भारत से ब्रिटेन भेज दी थी। दूसरी तरफ कॉलोनियल रूल की बगावत करने वाले अक्सर ये जिक्र करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को रेलवे दिया, तो वहीं मॉडर्न स्कॉलर ये बताते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया रेलवे ही तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने भारत को किस हद तक लूटा था। सबसे पहले तो ये माना जाता है कि भारतीय कभी रेलवे बना ही नहीं सकते थे, फिर चाहे वो उसकी टेक्नोलॉजी जापान से इंपोर्ट करते या खुद से डेवलप करते। पर उनको यहाँ पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि प्राचीन काल में भारत की टेक्नोलॉजी बहुत विकसित थी और अंग्रेजों के आने के बाद भारत को कभी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने का मौका ही नहीं मिला। जब अंग्रेज भारत आए थे तो भारत एशिया में सिविलाइजेशन के लीडर के रूप में उभर रहा था और जापान जैसे देश तो भारत के आसपास भी नहीं थे। पर सिर्फ 50 सालों में ही जापान ने अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मॉडर्न डेवलपमेंट के चलते बहुत तरक्की कर ली, तो वहीं भारत करीब 200 सालों तक अंग्रेजों के राज तले दबा रहा। चलिए इन बातों को एक बार छोड़ भी देते हैं। शुरुआत में अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीय रेलवे ब्रिटिशर्स को एक ग्रैंड इन्वेस्टमेंट स्कीम की तरह दिखाया गया और अंग्रेजी सरकार ने कम से कम 5% के एनुअल रिटर्न की भी गारंटी दी। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार के रेवेन्यूज इन वादों को पूरा नहीं कर पाए तो नुकसान को पूरा करने के लिए भारतीयों पर और भी अधिक टैक्स लगा दिया गया। उस समय भारतीय रेलवे के प्रत्येक मील को बनाने में करीब 18,000 पाउंड का खर्चा आया था, तो वहीं ब्रिटेन में प्रत्येक मील पर सिर्फ 2,000 पाउंड ही खर्च होते थे। रेलवे को बनाने का सभी सामान जैसे स्टील, डिब्बे, गियर्स, इंजन और भी ना जाने कितनी चीजें सिर्फ ब्रिटेन में ही मैन्युफैक्चर होती थी। यहाँ तक कि भारत को इन सबको प्रोड्यूस करने का एक मौका तक नहीं दिया गया और ये सब हुआ ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय इंडस्ट्रीज पे लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। भारत में रेलवे के आने का सिर्फ एक मकसद था और वो था भारत की नेचुरल रिसोर्सेज को और भी ज्यादा एक्सप्लॉइट करना।
इनफैक्ट रेलवे ने तो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और भी आसान बना दिया, जिससे अंग्रेज भारत को और भी आसानी से लूट सकते थे। और इन्हीं सब ने आने वाले कई अकालों को जन्म दिया। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि 150 साल के अंग्रेजी शासन में करीब 3 करोड़ 50 लाख भारतीयों की मौत तो सिर्फ भूखमरी से ही हो गई थी, जिनको बचाया जा सकता था। और ये सारी फैमाइन और मौतें पूरी तरह से मैन मेड थीं। और मरने वालों का ये नंबर स्टालिन और माओ द्वारा मारे गए लोगों से भी ज्यादा था। यहाँ तक कि हिटलर ने जितने लोगों को मारा था उससे 5 गुना लोग तो अकेले भारत में ही मारे गए थे। और इन सब के सीधे तौर पर जिम्मेदार सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे। वो भारी मात्रा में भारतीय अनाज अपने देश इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में बेचते थे। इसके चलते भारत में खाना इतना महंगा हो गया कि आम किसान तो उसे खरीद भी नहीं सकता था। ब्रिटिशर्स को भारतीय लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। अकाल और सूखे के समय कोई भी स्टेप ना लेना ये उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी थी। और ये सब कितना भयावह है कि उनके मार्केट इंटरवेंशन और पॉलिसीज के चलते ही ये फैमाइन भारत में आए। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो ये सारे फैमाइन मैन मेड थे। और अगर कोई विदेशी या भारतीय राजा किसानों की मदद करने की कोशिश भी करता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको ऐसा करने नहीं देती थी, क्योंकि इससे उनकी सरकार के फेलियर्स दुनिया के सामने आ जाते। एक ब्रिटिश ऑफिसर के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि फसल के दाम सिर्फ बढ़ते जा रहे थे। मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि रिलेटिव्स के पास उनका अंतिम संस्कार करने के भी पैसे नहीं थे। माँ अपने बच्चों को सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए बेच देती थी। पति अपनी पत्नियों को तालाब में मरने के लिए फेंक देते थे, क्योंकि वो उनको भूख से मरता नहीं देख सकते थे। लेकिन इतने बड़े विनाश के बीच भी अंग्रेजी सरकार टस से मस नहीं हुई। भारतीय अखबारों पर ये खबरें ना छापने का बैन लगा दिया जाता था। भारतीयों को ये सख्त निर्देश दे दिए जाते थे कि कोई भी ये बात नहीं मानेगा कि लोगों की मौत भूख की वजह से हो रही है। और अगर आपको लगता है कि भारत में सूखा पड़ना कोई आम बात रही होगी, तो आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक भारत में कभी कोई बड़ा अकाल नहीं पड़ा है। आज़ाद भारत में भी भले ही कुछ कमियां तो होंगी ही, पर वो कमियां अंग्रेजों से तो लाखों गुना बेहतर ही हैं, जो अपने देशवासियों का ख्याल रख सकती हैं।